स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से जो मेरा एक टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ जो कि बहुत बेसिक है, आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। राइट। आपको जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है जो कि नेटवर्क टॉपिक है, नेटवर्क एनालिसिस, बेसिक नेटवर्क, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट नाम से अलग अलग जगह पढ़ाया जाता है, अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। तो मेन बात होती है कि बच्चा अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक भी आ जाता है तो भी उसको बेसिक नेटवर्क नहीं आता है, बेसिक नेटवर्क की जानकारी नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उसको इतना मालूम नहीं होता है। हो सकता है वैसे टीचर्स न मिले हों। मैं उन प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पढ़ाई उतना नहीं होता है जितना और अदर्स जैसे एनआईटी या आईआईटीज में होते हैं। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता है, इतना आइडिया नहीं होता है भाई हमें कैसे करना है इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में सबको पढ़ना होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच चूज़ किया, आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है, तो आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला होता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं डिज़ाइन करना आता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में आपको मालूम नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं बेसिक से एक एक चीज़ शुरू कर रहा हूँ। एक एक चीज़ बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ कि भाई इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है, किस तरीके से हम लगाते हैं केसीएल, केवीएल, रजिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, उसकी अक्रॉस वोल्टेज क्या होती है, लीनियर सर्किट क्या होता है, एक्टिव सर्किट क्या होता है। मतलब बेसिक से पूरा शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, रियलिटी नहीं आता है। तो ये जो मेरा वीडियो रहेगा 2 या 3 से पार्ट में रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट में आ जाए, लेकिन अगर नहीं आए क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट थोड़ा बड़ा है तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक चीज़ का आइडिया अच्छे तरीके से हो। राइट। मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट शुरू करता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो अगर कोई भी दिक्कत हो आपको तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सवाल पूछ सकते हैं। सब कुछ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हुआ है, मेंशन हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट विदाउट एनी काइंड ऑफ वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्चुअली है क्या, इलेक्ट्रिकल सर्किट बना क्यों हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जवाब आता है कि भाई हम जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में या इलेक्ट्रिसिटी हम हमारे चारों ओर, हमारे सभी जगह जहाँ हम कहीं भी देखते हैं, चाहे हमारे घर में हो, चाहे ऑफिसेस में हो, चाहे हाउसेस में हो, चाहे कहीं भी हम जाए, इलेक्ट्रिकल सर्किट मस्ट हम देखते हैं, चाहे बल्ब के फॉर्म में, फैन के फॉर्म में, किसी ना किसी फॉर्म में हम यूज़ कर रहे होते हैं। इवन हमारा जो मोबाइल है उसमें भी हम चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जर का यूज़ करते हैं। राइट। भले उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है लेकिन वो अलग चीज़ है, लेकिन यूज़ तो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ये सारी यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क किस तरीके से काम करते हैं। जैसे आपका फैन है, वो आपका बोर्ड से कनेक्टेड, जो आपकी सप्लाई आई हुई वहाँ से कनेक्टेड है, तो किस तरीके से किस फॉर्म में कनेक्टेड है आपका फैन, ठीक है, और किस तरीके से सप्लाई उसमें आ रही है, कितना लॉसेस हो रहे हैं, या किस तरीके से करंट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, और उसके अलावा आपके फैन के क्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है। वोल्टेज ऑब्वियस से बात है वेरी करते रहती है, तो वोल्टेज कितना डेवलप हो रहा है, एवरेज पावर कितना आपका फैन है, आपका फैन कितना आरपीएम पे घूमता है, ये सारी चीज़ें हमें जानकारी नेटवर्क से मिलती है। तो इस सारी चीज़ों को, बेसिक चीज़ें पढ़ने के लिए, बेसिक नेटवर्क पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे सब्जेक्ट की जहाँ पे हमें एक एक चीज़ के बारे में बताया जाए। रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कितना पावर एब्जॉर्ब करता है, कितना पावर डिलीवर करता है, ये बेसिक चीज़। किस तरीके से हम सर्किट में केसीएल केवीएल लगा के हम पता कर सकते हैं किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि भाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो, लेकिन जैसे आप ट्रांसफार्मर से बहुत सारी सप्लाई लेते हो, बहुत सारे केबल्स लेते हो अपने घर पे सप्लाई लेने के लिए, तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो जाता है। तो वो सारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, उस सारी चीज़ों को सॉल्व करने की एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की हमें बहुत आवश्यकता होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि एक भूमिका बना दी है। अब चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे पहले 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक है इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अब दोनों में फ़र्क क्या है, सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं। आप भी मेरे साथ हेडिंग डालते जाइए तो कि आपको भी बेस्ट रहेगा, कि आपको भाई जो समझने में आपको आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। राइट। इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिक नेटवर्क में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये चीज़ आती है भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये हमें अच्छे से जानना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप गेस कीजिए, 2 मिनट के लिए आप वीडियो पॉज कीजिए और आप सोचिए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंस क्या होता है। इसके बारे में आप बताइए, सोच के बताइए। मैं तो यहाँ पे बताऊंगा, आप सोच के बताइए, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, आप पॉज करके बताइएगा, कमेंट करेगा, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखिएगा तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, ज़्यादा होगा। जैसा मैं कह रहा हूँ आप करते जाइए, ठीक है।
चलिए तो मैं बताता हूँ भाई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। ठीक, अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं। ये चीज़ आप हमेशा नोट कीजिएगा, आप लिखिएगा भी जो मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? इलेक्ट्रिक सर्किट, ये डेफिनेशन लिखिएगा। इट इज अ सर्किट which always formed a closed loop which include पैसिव एलिमेंट्स। मैं आपको बताऊंगा पैसिव एलिमेंट्स क्या होता है, बस आप जान लीजिए पैसिव एलिमेंट्स दैट इज resistance, inductance, capacitance, etc. And at every branch current is flow। राइट, सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट मेरा क्या होता है, एक क्लोज फॉर्म ऑफ नेटवर्क, यू कैन से एक क्लोज फॉर्म ऑफ एक तरह का नेटवर्क होता है, जहां पे एक क्लोज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को, जो मैं नेटवर्क बोल रहा हूं उससे आप रिलेट मत कीजिए। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहा हूँ एक क्लोज फॉर्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे हमने ले लिया एक वोल्टेज सोर्स, राइट, लेट अस सपोज ये वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस वी ले लिया हमने, ये रेजिस्टेंस है, राइट, लेट अस सपोज यहाँ पे इंडक्टेंस डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटेंस है, फिर रेजिस्टेंस है, फिर इंडक्टेंस है। तो इस तरह के जो भी सर्किट रहती है, इस तरीके का जो भी सर्किट रहेगा, सो अब देखिए कहीं से भी ओपन आपको नहीं नजर आ रहा होगा, एकदम क्लोज्ड। तो ये सर्किट, इस तरीके के सर्किट को जहाँ पे हर ब्रांच में हम देखेंगे कोई ना करे I1 जैसे, I2 जैसे, I3 जैसे कोई ना कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्लोज फॉर्म ऑफ सर्किट है। क्या है यहाँ पे? क्लोज फॉर्म ऑफ सर्किट। जब क्लोज फॉर्म ऑफ सर्किट है तो इस तरीके के क्लोज फॉर्म ऑफ सर्किट को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इस तरीके के क्लोज फॉर्म ऑफ सर्किट को ही बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट। या आप नोट कर लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इसको कहते हैं। थर्ड ईयर में लोग आ जाते हैं, लोगों को मालूम नहीं होता इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक नेटवर्क के बीच का डिफरेंस क्या है। सो ये डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक सर्किट इसी को बोलते हैं क्लोज फॉर्म ऑफ द सर्किट। चाहे आप कोई भी नेटवर्क कनेक्ट करें, एक्टिव नेटवर्क कनेक्ट करें, पैसिव नेटवर्क कनेक्ट करें, एक क्लोज फॉर्म होना चाहिए। मैं सबका मतलब बताऊंगा एक्टिव नेटवर्क क्या है, पैसिव नेटवर्क क्या है, बस आप मेरे साथ चलते जाइए, ठीक है। ये पूरा नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और फिर अब बताता हूँ इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। तो लेट मी रफ दिस। ओके, सो नाउ सी, अब इलेक्ट्रिक नेटवर्क के बारे में थोड़ा बताते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे आपने कहा कि क्लोज लूप होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक नेटवर्क में ये बाउंडेशन नहीं हो, ये बाउंडेशन नहीं होती है इलेक्ट्रिक नेटवर्क में कि क्लोज लूप होना चाहिए। किसी भी फैशन में आप कनेक्ट कर दें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस को, किसी भी फैशन में आप कनेक्ट कर दें, वह मेरा इलेक्ट्रिक नेटवर्क कहलाता है। डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। इट इज अ kind of circuit which need not to be closed. It can be open also, and value of current can be zero in any branch, or you can write that the definition which is written on the book, जो कि बुक में लिखा हुआ है, वह डेफिनेशन ये है कि एक्टिव और पैसिव नेटवर्क, एक्टिव और पैसिव नेटवर्क
मेरे जो भी मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्टिव और पैसिव नेटवर्क बताऊंगा क्या है आप बस। एक्टिव नेटवर्क बस आप जानिए जो कि एनर्जी डिलीवर करता है, पैसिव नेटवर्क जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो एक्टिव या पैसिव नेटवर्क विच एक्टिव और पैसिव नेटवर्क विच फॉर्म, you can say which form or which can be connected, the best word is which can be connected, which can be connected in any fashion, किसी भी फैशन में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी फैशन में आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे सर्किट को हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके के सर्किट को हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलते हैं। एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम्पल हम देते हैं। एग्जाम्पल क्या है आप ले लीजिए, जैसे एक्टिव नेटवर्क के ले लेते हैं, प्लस माइनस, राइट। ये आपका रहा रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस, ये कैपेसिटेंस, ये क्लोज फॉर्म है तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ। लेकिन अगर हम कहें कि ये आपका इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, या कहिएगा नीचे ग्राउंड नहीं है, ओपन फॉर्म है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है लेकिन ये पूरा इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है लेकिन ये पूरा इलेक्ट्रिक नेटवर्क है। आप देख सकते हैं ये फॉर्म आपका क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसे इलेक्ट्रिक नेटवर्क भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक नेटवर्क भी, क्योंकि किसी भी फैशन में क्लोज फॉर्म में भी है तो भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क ही कहलाएगा और वो इलेक्ट्रिक सर्किट भी कहलाएगा। लेकिन अगर ओपन फॉर्म है तो इलेक्ट्रिक सर्किट कभी नहीं कहलाएगा, ओनली इलेक्ट्रिक नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसको हम कह सकते हैं नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क, और होल फॉर्म को भी हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ठीक है। मतलब कि जब भी क्लोज फॉर्म रहेगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क भी हो सकता है। लेकिन अगर क्लोज फॉर्म नहीं है, ओपन फॉर्म है, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक नेटवर्क होगा। एक आप रिजल्ट लिख लीजिए मेरा, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, तो आपको फायदे में रहेंगे, ठीक है। वो रिजल्ट लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी ऑल्सो called as electric network, but vice versa is not always true। इलेक्ट्रिक सर्किट को हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोल सकते हैं, वाइस वर्सा मीन्स उल्टा। क्या इलेक्ट्रिक नेटवर्क को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हैं? अगर वो क्लोज फॉर्म में होगा तो बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है। अगर ओपन फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क को हम इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बोलेंगे। तभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है, वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब सम टाइम ट्रू हो सकता है लेकिन ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन अपने कॉपी में कर लीजिएगा, जो कि आपके सारे डाउट को क्लैरिफाई कर देगा। Electric circuit can be also called as electric network, but vice versa is not always going to true। ये आप पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको रफ करते हैं। सो स्टूडेंट, अब थोड़ा हम इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, किसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, किसको हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, दूसरा हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट, राइट। सो वो इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं? हम अपने नेटवर्क में 3 एलिमेंट्स की सिर्फ बात करते हैं, ओनली 3 एलिमेंट्स वी टॉक अबाउट। वो क्या है? वह है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। सबसे पहले आप डालिए हेडिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा हम बात करना चाहते हैं, एकदम आराम से बैठिए, डिटेल बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। लोग खाली जानते हैं V बराबर IR, जहाँ पे ओम्स लॉ से, जहाँ पे रेजिस्टेंस आपका होता है भाई रेजिस्टेंस जो कि करंट को विरोध करता है, यही सब जानते हैं। लेकिन बेसिकली रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है? क्या सिर्फ एक ही पार्ट में रेजिस्टेंस होता है क्या? रेजिस्टेंस
एक्चुअली ये आप जब मैं लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ये सब डिस्ट्रीब्यूशन और एक जगह कंसंट्रेटेड क्या चीज़ होती है। लेकिन सबसे पहले आप जानिए रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस मतलब क्या, एक सिंपल से वर्ड है अपोजिशन, ठीक है। अपोजिशन किसी भी चीज़ का हो सकता है। अपोजिशन पार्टी वाले जैसे सेंट्रल पार्टी का अपोज करते हैं, ये अपोजिशन हो गया। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, समझे। तो रेजिस्टेंस का सिर्फ हम वायर से रिलेटेड नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस बहुत सारी चीज़ें हैं। चूँकि हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो हम वायर से रिलेटेड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वायर लेते हैं, ठीक है, कोई भी वायर लेते हैं। अभी हम स्पेसिफिकली रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं तो वायर में इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों होते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस जो है ये एक्चुअली होता क्या है। एक वायर रखा है, कुछ नहीं, कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किए, कोई भी हम सप्लाई नहीं दिए, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम किसी पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं, अच्छा पहले इसकी पहले की कहानी बताता हूँ कि जब पोटेंशियल को अप्लाई नहीं करते तो ये हम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, क्लास 12th में, 11th में, या केमिस्ट्री जो फर्स्ट ईयर में होगी उसमें भी हमने पढ़ा है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं, जो क्योंकि ये जो वायर होते हैं ये हमारे एल्युमिनियम, कॉपर कंडक्टर्स के होते हैं, तो ये जो मेटल्स होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और ये जो मेटल्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म में होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जनरली, आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि भाई इन मेटल्स क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, आउटर मोस्ट सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, राइट। और हम ये भी जानते हैं जो कि हमारा सॉलिड कंडक्टर्स है वो सब एटम से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं, राइट, छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं, राइट। जब हम कोई पोटेंशियल किसी वायर में अप्लाई नहीं करते हैं, इफ यू डोंट अप्लाई एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल, एनी काइंड ऑफ सप्लाई टू द वायर, सो ऑब्वियस सी बात है हर एटम ये जो स्ट्रक्चर है ये हर एटम एक एटम का है, हर एटम में कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एटम में कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर हर एटम में कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जब हम कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते, व्हेन एवर वी डोंट अप्लाई एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे। अगर हम एक समझिए एक तरह का मेटल ले लें तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, कभी 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 इधर जाएंगे। तो ये सब कुछ करके भी ऑन एन एवरेज कोई करंट, कोई एक यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बना पाते, जिसके कारण क्या होता है, करंट पैदा नहीं होती। करंट क्या होता है, यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। करंट ऑलवेज इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। करंट ये तो आप जानते ही हैं, करंट ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड करंट इज एक्चुअली बेसिकली द यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम करंट कहते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट डायरेक्शनल तो नहीं लगता, जब यूनिट डायरेक्शनल नहीं लगता, मेरा करंट है नहीं, तो ऑन एन एवरेज इस वायर के अक्रॉस जो करंट बह रहा होगा वो जीरो होगा, ठीक है, जीरो। लेकिन जैसे ही हम किसी वायर के क्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, किसी वायर के क्रॉस पोटेंशियल अप्लाई कर दिए, ठीक है, लेट अस सपोज हमने इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, एक बैटरी लगा दिया हमने इस वायर के क्रॉस, ठीक है, लेट अस सपोज उसको V नाम दें। अब ये करंट तो जीरो नहीं होगा, ये करंट नॉन जीरो हो जाएगा, करंट तो जीरो नहीं होगा, तो करंट फ्लो होगा, तो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, देखिए। अब जब करंट फ्लो होगा तो ये ऐसे जिग जैग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसका जिग जैग फ्लो नहीं होगा। अब ये क्या होगा, जब यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा, जब इसके पास एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल आ जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, जहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है वहाँ पे अट्रैक्ट होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। ये तब है जब हम यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई किए, यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई किए हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल, राइट। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल। हमने क्या कहा था, करंट किधर फ्लो करेगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो करंट flows from positive to negative potential. So flow of electron इधर है, flow of current इधर होगा, ये हमें याद रखना चाहिए। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो करंट होता है कि क्यों अपोजिट मानते हैं। एक्चुअली क्या है ना,
कि जब ये हमारे बैटरी का डिस्कवरी हुआ था उस समय एटम का हमने डिविजिबल नहीं हुआ था, एटम को हम मानते थे अनडिविजिबल। सो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी मालूम नहीं था। सो उस समय बैटरी था तो हमने कह दिया कि भाई बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल लगा देते हैं। तो हमने उस समय ही कह दिया चलो ठीक है, यहाँ पे जो करंट बह रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव बह रहा है, और सारी सर्किट सारे थ्योरीज हमने उस पर डिजाइन कर दी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तो हमें उल्टा पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल बहता है। तो उसको वैसे ही छोड़ दिया गया कि ठीक हम पढ़ लेंगे कि भाई करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होता है। इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, तो मैं ज़्यादा यहाँ टाइम वेस्ट करके डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। बस आप लोग चाहे तो गूगल कर सकते हैं, नहीं तो जो मैंने बताया वो आप लोग उस पर फॉलो कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे सर इसमें रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन, आप क्या बता रहे हो? बताता हूँ मैं, आप इतना समझ गए ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल जब भी हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। अब देखिए, जब यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ऐसा तो नहीं है कि जब यहाँ पे जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के आराम से छेद ढूंढते चला जाएगा बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, ऐसा तो नहीं होगा भाई। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कभी इधर कोलाइड करेगा, कभी इधर कोलाइड करेगा, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल दिया गया है। उसको अगर आप नहीं समझ रहे तो यहाँ से समझिए, फिर से हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, कुछ एटम्स ड्रॉ कर देते हैं। ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे दे दिया गया, नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन का क्या काम है, यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचना, ठीक है, यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचना। अब वो सीधे तो पहुँचेगा नहीं, बीच में एटम रहेगा, अगल बगल हर जगह एटम रहेगा। तो यहाँ से टकराते हुए, यहाँ से टकराते हुए, इधर से टकराते हुए, इधर से टकराते हुए फाइनली अपने पोजीशन पे पहुँचेगा। तो ये जो टक्कर है, ये जो टक्कर होने से क्या होता है, आप जब कहीं से टक्कर लगता है, आपको कहीं पत्थर से टक्कर लगता है, कहीं आपको चोट लगता है, तो कुछ समय के लिए ही सही आपके उस पार्ट पे, आपके उस बॉडी पार्ट पे शून्य हो जाता है आपके बॉडी पार्ट। आप कह सकते हैं कि एनर्जी चली जाती है, फिर उसके थोड़ी देर बाद एनर्जी आ जाती है जब ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम से टकराता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन, कोई एटम है, इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू हुआ, यहाँ से टकराया, उसकी एनर्जी तुरंत उसी टाइम पे जीरो हो जाती है। लेकिन फिर पोटेंशियल लगा हुआ है, एनर्जी क्या है, जैसे हमारे शरीर में ब्लड फ्लो एक तरह का समझिए कि एक पोटेंशियल है, ठीक है, जो कि मेरे एनर्जी के ट्रांसफर को पॉसिबल बनाता है। उसी तरीके से जैसे ही बहुत सारे एटम अलग अलग जगह रास्ते पे हों, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से टकराया, जीरो हुआ, यहाँ पे उसकी स्पीड जीरो हो गई, एनर्जी जीरो हो गई। तो जैसे ही यहाँ पे टकराया, यहाँ पे क्या लगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, अगेन यहाँ पे ये अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल और आगे की ओर बढ़ेगा। आगे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पे फिर इसकी एनर्जी जीरो हुई, फिर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा है, ये आगे की ओर बढ़ेगा। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। अब देखिए, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये हमें एनर्जी सोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, एटम से टकरा के वहीं पे एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव पोटेंशियल हम एक्स्ट्रा एनर्जी लगाते हैं, मतलब कि हमारी एनर्जी तो लॉस हो रही है, हमने जो लगाए मुफ्त में तो एनर्जी आ नहीं रही, उधर कोयला जल रहा है तब जाके एनर्जी आ रही है। तो जो हमारी लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, अगर हम सिर्फ 2 वोल्ट लगाते हैं तो हमें वो समझिए कि हम जब पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एनर्जी अप्लाई करते हैं, तो एनर्जी जो हमें एनर्जी लगाना पड़ रहा है उसको खींचने के लिए, इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए एनर्जी लगाना पड़ रहा है। तो जो एनर्जी हमको लगाना पड़ रहा है वो एज ए हमें लॉस मानते हैं किसी भी वायर में। इस वायर की भी बात कीजिए तो इसमें जो भी हम पोटेंशियल लगाते हैं, करंट फ्लो होता है, तो करंट ऐसे फ्लो नहीं होता, बहुत टक्कर होती है एटम के साथ। जो एटम के साथ टक्कर होती है उसके कारण क्या होता है, हीट जनरेट होता है। वो हीट जनरेट होता है तो हमें जितना समझिए कि हमें जितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितना फ्लो ऑफ करंट चाहिए, वो मिल नहीं पाता है। तो टक्कर के कारण लो स्पीड में मिलता है या हमें बहुत देर से मिलता है। तो वो सारी चीज़ों को, जो भी लॉस होता है, हीटिंग इफेक्ट हो गया, इस सारी चीज़ों के कारण, कोलिजन ऑफ द एटम के कारण जो लॉस होता है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सो आप यहां पे लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज एनर्जी लॉस पर कोलिजन of free electrons with atom। ओके, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एटम के साथ जो भी एनर्जी कोलिजन होता है, वही कारण होता है रेजिस्टेंस के आने का। रेजिस्टेंस वहीं से आता है और वही हम कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है,
आई थिंक इतना समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस आता कहाँ से है। ये सिर्फ और सिर्फ कोलिजन से आता है। जब भी हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, करंट फ्लो, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन एटम से टकराता है तो हम उसमें और पोटेंशियल अप्लाई करते हैं जिससे वो बराबर एनर्जी पे आ जाए, बराबर फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। तो इसलिए जो भी हमारी एनर्जी खर्च होती है वो हम रेजिस्टेंस के रूप में देखते हैं, ठीक है। चाहे वो हीटिंग इफेक्ट हो चाहे कोई भी, उसे हम रेजिस्टेंस के रूप में इसको नामित करते हैं, देखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए इसको थोड़ा रफ करते हैं, फिर आगे हम देखते हैं। अभी तो रेजिस्टेंस की बात हो रही है, आप लोग नोट करते जाइएगा क्योंकि अभी बहुत कुछ बताना है तो मैं रफ कर दे रहा हूँ। आप लोग नोट पूरा करते जाइएगा अच्छी तरीके से तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आया रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम थोड़ा समझते हैं कि ये पोटेंशियल क्या होता है जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लगाते हैं। तो चलिए हम रेजिस्टेंस का सिंबल बना लें। रेजिस्टेंस का सिंबल याद रखिएगा, इस तरीके से हम बनाते हैं और इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, राइट। सो अब देखिए प्लस माइनस पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं कैपिटल में। ये पोटेंशियल होता क्या है, जैसे मैंने बताया था हम इलेक्ट्रॉन पे वर्क करते हैं कि वो यूनिट डायरेक्शनल पे चले। वी वर्क ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। अगर हम एक चार्ज पार्टिकल पे जो वर्क कर रहे हैं उसको मूव करने के लिए इन द यूनिट डायरेक्शनल की हमारा करंट फ्लो हो, वो वर्क पर यूनिट चार्ज ही तो पोटेंशियल है। वो वर्क पर यूनिट चार्ज हमारा अप्लाई एनर्जी हमारा पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये मेरा पोटेंशियल हो गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल की अगर हम डिफिनेशन लिखे तो यहाँ पे क्या आ सकता है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है एग्जाम्स में, ठीक है। इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन डिफरेंशियल फॉर्म हम इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह करने में काम आता है। डिफरेंशियल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू dw/dq, राइट। सो इस तरीके से हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये पोटेंशियल का केस हुआ। अब पोटेंशियल का केस हुआ तो हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि करंट फ्लो होता है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, राइट। सो हम पोटेंशियल को किस तरीके से लिखते हैं, v इज इक्वल टू, याद रखिएगा v इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट इंटू रेजिस्टेंस ये होता है v, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। हम यहाँ पे लिखते हैं I इंटू आर। ये एक्चुअली ओम्स लॉ से आता है, मैं जब बताऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे आता है। तो v इक्वल टू आई इंटू आर, ये हम यहाँ से रेजिस्टेंस से लिखते हैं कि v इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। अच्छा I को हम क्या लिख सकते हैं, I को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं I को हम लिख सकते हैं यहाँ से dq अपॉन dt, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये तो हम जानते हैं, इंटू आर। ये लिख सकते हैं पोटेंशियल को, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं dq/dt इंटू आर। सो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है चार्ज पर यूनिट सेकंड जो फ्लो हो रहा है उसमें ये रेजिस्टेंस आर पैदा कर रहा है, उसमें रेजिस्टेंस उसके फ्लो में अवरोध जो पैदा कर रहा है वो ये आर रेजिस्टेंस पता कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस को इतना से हम जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज और, पोटेंशियल हम जानते हैं V, करंट फ्लो कर रहा है I। अब हम कहें कि ये कितना पावर फ्लो कर रहा है, पावर फ्लो भी हमको जानना जरूरी है, पावर फ्लो अक्रॉस रेजिस्टेंस। क्योंकि कोई भी चीज़ का है कि अगर उसके अक्रॉस वोल्टेज लगाते हैं, करंट लगाते हैं, तो ये भी हमें कैलकुलेट करना होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में कि हाउ मच पावर, एनर्जी के साथ पावर कितना फ्लो कर रहा है। तो पावर में हम क्या करते हैं, पावर में हम कुछ नहीं करते हैं। अगर हमें मालूम करना हो पावर कितना फ्लो कर रहा है, वो आ जाएगा मेरा VI से हमको मालूम चल जाएगा मेरा पावर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। आप चाहे तो लिख सकते हैं पावर ऑफ द रजिस्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज, इज द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज across resistor. Power flow across the resistor is the voltage developed across the resistor multiplied by current flowing through the resistor, multiplied by the current flow through the resistor, ठीक है। अब हमको मालूम करना है कि भाई एनर्जी कितना हुआ, एनर्जी मालूम करना रहता है भाई एनर्जी कितना हुआ, तो आप कुछ नहीं VI/dt कर दीजिए, एनर्जी आपको मालूम चल जाएगा। इंटीग्रेशन रहता है भाई, यहाँ पे एनर्जी हमको मालूम करना है तो सिंपल सी बात है, आप क्या कीजिए VI इंटू dt की इंटीग्रेशन कर लीजिए। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। E इक्वल टू VI/dt, यहाँ से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कि एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, कितना एनर्जी हमें पर यूनिट टाइम में मिला, यानी इन द यूनिट टाइम कितना मिला हमको रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में था, ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए थोड़ा सा इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे और कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए
सो स्टूडेंट फर्स्ट पैसिव मतलब कि फर्स्ट हमने इलेक्ट्रिक एलिमेंट के बारे में पढ़ा जो कि रेजिस्टेंस था। अब थोड़ा इंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सेकंड हेडिंग डाल लीजिए इंडक्टेंस। सो ये इंडक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस तो समझ में आ गया, इंडक्टेंस क्या है? एक वायर ले लीजिए, आप कोई भी एक वायर ले लीजिए, ठीक, कोई भी एक सिंगल वायर ले लीजिए और इसको इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में, जैसे स्प्रिंग होता ना वैसे वैसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए और इस पूरे सिस्टम को या तो ऐसे ही रहने दीजिए या किसी आयरन के ऊपर लपेट दीजिए, ठीक है। कोई आयरन कोर है उसके ऊपर इसको लपेट दीजिए, ठीक है। ये जो लेटर सपोज यहाँ पे कोई आयरन कोर है, ठीक है, इसके ऊपर हमने इसको लपेट दिया, इस वायर को, पूरे वायर को। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं कि आपको लगे हाँ आयरन कोर के ऊपर लिपटा हुआ है, ठीक है। किसी भी आयरन कोर के ऊपर इस पूरे इंडक्टेंस को, इस पूरे वायर को इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में आप लपेट दीजिए, तो आप देखेंगे कि एक तरीके का मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होना शुरू हो गया है। आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स, नहीं जानते तो मैं बताऊंगा, बस इतना जान लीजिए। एक मैग्नेटिक, आप 11-12 में पढ़े होंगे यार बेसिक में कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेट जानते हैं, मैग्नेट के अक्रॉस जो भी नॉर्थ साउथ पोल के अक्रॉस जो भी मेरा क्या यू कैन से दैट जो भी लाइंस मतलब कि एमिट होती हैं वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं, ठीक है। तो सिंपल आप जान लीजिए कि जब भी हम किसी वायर को इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में लपेट के हम किसी भी आयरन कोर या एयर कोर के मतलब कि एयर में ही इस तरीके से रख देते हैं और जब उसके क्रॉस करंट फ्लो होता है ना तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसका हम अलग से स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना जान लीजिए कि हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होती है, ठीक है। तो ये सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए इंडक्टर के बारे में, और वो लिख लीजिए कि भाई इंडक्टर स्टोर्स। सबसे पहले कि रेजिस्टेंस में हमें जानना है, रेजिस्टेंस हमेशा पावर डिसिपेट करता है, रेजिस्टेंस कभी पावर स्टोर नहीं करता, रेजिस्टेंस हमेशा पावर डिसिपेट करता है। रेजिस्टेंस के क्रॉस हमेशा आप देखिएगा आर के क्रॉस जब भी करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे हीट निकलता है, वहाँ पे हीट डिसिपेट होता है, तो वहाँ पे जो पावर होता है, एक चीज़ हो सकता है मैं बताना भूल गया हूँ, जो पावर होता है जैसे मैंने बताया था वी आई होता है, अगर वी को आई आर आप लिख दें, आई इंटू आर इंटू आई, तो ये आई स्क्वायर आर, इसको हम लॉस भी करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के क्रॉस हमेशा हीटिंग इफेक्ट होता है, जब क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एटम होते हैं, उसके क्रॉस हो जाके टकराता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, हेंस वो लॉस ही कहलाता है। रेजिस्टेंस में कभी भी कोई भी तरह का स्टोरेज नहीं होता एनर्जी का। रेजिस्टेंस आप नोट कर लीजिएगा रेजिस्टेंस के टॉपिक पे जाके कि रेजिस्टेंस इज एनर्जी वेस्टेज डिवाइस, और यू कैन से इट इज द एनर्जी डिसिपेशन डिवाइस, ठीक है, इट इज नॉट द एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। लेकिन इंडक्टर एंड कैपेसिटर बोथ आर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर बोथ आर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है। तो एनर्जी, इंडक्टर क्या करता है, इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आप याद रखिएगा। दूसरा चीज क्या भाई, दूसरा चीज ये है, इट इज ऑलवेज बाउंड ऑन फेरो, नीचे लिखते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। आपने परमेबिलिटी का नाम तो सुना होगा, आपने पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्लास 11-12 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े जाकर रिवाइज करिए क्योंकि ये सारी चीज पढ़ने के लिए वो सारी चीज जरूरी है, ठीक है। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, याद रखिएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अप्लाई कर दे तो वहां पे हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। सेम यहाँ पे प्रोसेस हम अप्लाई किए, क्या अप्लाई किए हैं, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसको आप याद रखिए, ये हाई परमिबिलिटी का होता है, ये हाई परमिबिलिटी का होता है। हाई परमिबिलिटी से क्या होता है कि हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, राइट, हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है।
तो अगर हम किसी भी तरीके से इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा दे तो या एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एक इसके अक्रॉस लगा दे तो हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट कर देगा, जो कि इंडक्टर के लिए फायदेमंद है। इंडक्टर को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करना है तो इसी तरीके से वो एनर्जी स्टोर करता है। तो जो मेरा इंडक्टर है इट इज ए यू कैन से स्पाइरल वे ऑफ वायर, स्पाइरल वायर विच इज वाउंड ओवर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका आयरन है, ठीक है। आयरन एक सबसे बढ़िया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसके ऊपर ये सारी चीजें वाउंड होती हैं, ठीक है। तो इंडक्टर को आप इतना जान लीजिए ऐसे होता है, इंडक्टर का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है, हमेशा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी हाई परमिएबल मटेरियल के ऊपर ये वाउंड होता है, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूला देखते हैं। अब जैसे हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल लगा देते हैं, लेट अस सपोज प्लस माइनस बी, करंट आई फ्लो करता है, ये एल है। इंडक्टेंस को हमेशा हम एल से डिनोट करते हैं, राइट, ठीक। एक चीज मैंने बताया भूल गया था, जो रेजिस्टेंस है इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट हमेशा होता है ओम। याद रखिए ओम ने इसको बनाया था, ओम लॉ से बना था तो ओम होता है, इसका सिंबल इस तरीके से होता है। ये नोट कर लीजिएगा रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है मैं बताना भूल जाता हूँ, लेकिन याद आता तो बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा वहां पे जाके, ठीक है। इसको एसआई यूनिट है ओम और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। इंडक्टेंस एल, इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट हेनरी है क्योंकि इसकी खोज हेनरी रही है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब लिख लीजिएगा, आपको कैलकुलेशन में काम आएगा। एच से डिनोट करते हैं या इसको हेनरी करते हैं, राइट, इसको हेनरी करते हैं। अब इसके क्रॉस हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, वी पोटेंशियल अप्लाई किया और करंट आई फ्लो कर रहा है, एल है, तो इसका रिलेशन कैसे होगा? तो इसका जो रिलेशन है सिंपल एक डायरेक्ट है, आपको बस खाली याद करना है, अगर नहीं मालूम हो नहीं तो आप रिमेंबर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी चेंज इन करंट अक्रॉस इट, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि जो पोटेंशियल हम इसके अक्रॉस अप्लाई करेंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट अक्रॉस इट, यानी डी आई बाई डी टी के बराबर होता है। दूसरा चीज हम क्या यहाँ पे देखते हैं कि V इज डायरेक्टली, चलिए वो बात बाद में बताऊंगा, पहले ये देखिए V डी आई बाई डी टी, तो इसको अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो इसको L इंटू डी आई बाई डी टी लिखते हैं, L इंटू डी आई बाई डी टी लिख देते हैं, ठीक है। ये वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस इस तरीके से डिनोट होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं तो मिटाना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब ये V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है। अब अगर हम यहाँ पे क्या कहें डी आई अगर लेना चाहें तो ये 1 बाई एल इधर हो जाएगा, डी टी इधर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या रहेगा 1 बाई एल इंटू वी इंटू डी डी आई आएगा। अगर हम डी आई करें, देखिए ध्यान से देखिए, और अगर हम इंटीग्रेशन दोनों साइड ले लें डी आई इज इक्वल टू 1 बाई एल इंटू वी इंटू डी टी, तो क्या इसको जो इंटीग्रल हो डी आई का उसको हम आई लिख सकते हैं। आई इक्वल 1 बाई एल क्या है, कांस्टेंट है, इंडक्टेंस से बाहर आ जाएगा, 1 बाई एल वी इंटू डी टी। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। करंट का इक्वेशन वोल्टेज के फॉर्म में आई इक्वल 1 बाई एल इंटीग्रल ऑफ वी इंटू डी टी, और वोल्टेज का इक्वेशन करंट के फॉर्म में v इक्वल एल इंटू डी आई बाई डी टी, एक डिफरेंशियल फॉर्म है एक इंटीग्रल फॉर्म में, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये करंट का इक्वेशन हुआ। अब अगर हमको मालूम करना हो कि ये एनर्जी कितना स्टोर कर रहा है, इंडक्टर एनर्जी कितना स्टोर कर रहा है, सो एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर कितना होगा, क्या आइडिया लगता है आपको, कुछ तो बताइए, ठीक है। सब कुछ मैं बता दूं, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर कितना होगा बताइए, कितना होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा हाफ एल आई स्क्वायर करके, कुछ पढ़ा था कभी जीवन में, पढ़ा होगा, हाफ एल आई स्क्वायर बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। अगर हाफ एल आई स्क्वायर पढ़ा है तो अब आप बताइए कि यहाँ पे हमने पहले ही बताया जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, V इंटू आई इंटू डी टी, राइट, ये हमने पढ़ा था, V इंटू आई इंटू डी टी, इसी का तो इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए इस्तेमाल करके देखते हैं, आप लोग तो करोगे नहीं। V क्या है, हमने क्या निकाला है, V एल डी आई बाई डी टी, रखिए ना, एल इंटू डी आई बाई डी टी इंटू आई डी टी को एज इट इज लिख लीजिए। अब देखिए डी टी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एल आई इंटू डी आई। अब चूंकि एल कांस्टेंट है, एल बाहर आ जाएगा, और आई डी आई का इंटीग्रल क्या होता है, आई स्क्वायर बाई 2।
सो यहाँ से आ जाएगा L इंटू आई स्क्वायर बाई टू। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो एनर्जी स्टोर्ड है वो 1/2 L आई स्क्वायर, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड बाई इंडक्टर। सो याद रखिएगा इंडक्टर जो है एनर्जी स्टोर करता है किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आप थोड़ा लिख लीजिए, इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी in the form of magnetic field, right? सो जो भी इंडक्टर होगा वो बाउंड होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, और चूंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ही वो चूंकि वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ही वो एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है। इंडक्टर की और बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जब काम आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बस इतना इंडक्टर के बारे में जान लीजिए कि ये सारी चीज़ें इंडक्टर की होती हैं। आपको आना चाहिए कि भाई वोल्टेज किस तरीके से निकालते हैं इंडक्टर के क्रॉस, करंट किस तरीके से निकालते हैं इंडक्टर के क्रॉस, एनर्जी स्टोर कितना होता है इंडक्टर के क्रॉस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब कैपेसिटेंस की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए कैपेसिटर। अब बात होती है कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन सबसे पहले शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, it consists of two metal plates सेपरेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ लिख देते हैं। मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ certain distance and have dielectric between them। एक कैपेसिटर कब बनता है, जो कोई दो मेटल प्लेट से, किसी भी मेटल प्लेट को ले लीजिए, ज़्यादातर हम एल्युमिनियम फॉयल का, कॉपर फॉयल का यूज़ करते हैं, तो जो भी मेरा कैपेसिटर है वह उसके बीच का स्मॉल डिस्टेंस होता है और उसके बीच एक डाइलेक्ट्रिक होती है। डाइलेक्ट्रिक क्या है वो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन आप मान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक होती है और वो क्या कहते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर है, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस एंड हैव डाइलेक्ट्रिक बिटवीन देम। इतना आप लिख लीजिए, जो मैं नोट करा रहा हूँ आप नोट करते जाइए, नहीं समझ में आएगा मैं आगे बताऊंगा, आगे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, कैपेसिटर stores energy in the form of electric field, right? So capacitor stores energy in the form of electric field, याद रखिएगा, एंड इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी याद रखिएगा। सो ये दोनों चीज याद रखने वाली पॉइंट है, ठीक है, एकदम नोट कर लीजिएगा। अब जरा इसका सिंबल बना लेते हैं। कैपेसिटर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, टू मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक। खैर हम सिंबल में डाइलेक्ट्रिक का यूज नहीं करते, सिर्फ एक कैपेसिटर बना देते हैं। कहीं कहीं बुक में ऐसा बनाया जाता है, ठीक है, या कहीं कहीं बुक में इस तरीके का बना जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तीनों ही की तीनों कैपेसिटर है, ठीक है। ये तीनों के तीनों ये आपके कैपेसिटर के यू कैन से रेंज में आते हैं। अब ये जो कैपेसिटर है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं इस कैपेसिटर को, याद रखिएगा। और इसके जो यूनिट है, जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट था ओम, इंडक्टेंस का यूनिट था हेनरी, उसी तरीके से कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फराड, क्योंकि इसको फराड ने ढूंढा था। इसका एसआई यूनिट है फराड, ठीक है। जनरली जो कैपेसिटर की वैल्यू होती है माइक्रो फराड, मिली फराड में होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, फराड बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर भी आप ये यूनिट जान लीजिए, कैपेसिटेंस का यूनिट फराड होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, एक कैपेसिटर ले लेते हैं, यहाँ पे मानते हैं कोई वोल्टेज है, इसके क्रॉस हमने माना V, करंट फ्लो कर रहा है I, इसको C से, जैसे मैंने बताया था कैपेसिटेंस को C से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे जो करंट का रिलेशन होता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV बाई dt, ये याद रखिएगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV बाई dt। जैसे इंडक्टेंस में हमने कहा था वहां पे वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट, वैसे ही करंट यहाँ पे जो फ्लो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वोल्टेज, ठीक है, ये एकदम याद रखिएगा। नाउ I इक्वल टू सी dV बाई dt, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, I इज इक्वल टू सी dV बाई dt। यहाँ पे जो कैपेसिटर है, एक चीज इंडक्टर में मैं बताना भूल गया था, इंडक्टर हमेशा अपोज करता है चेंज इन करंट का। वहां पे आप जाके हेडिंग डाल लीजिएगा, वहां पे मतलब एक पॉइंट लिख लीजिएगा जहां पे इंडक्टर के बारे में बताया है कि इंडक्टर ऑलवेज अपोजेस चेंज इन करंट अक्रॉस इट, ठीक है, इंडक्टर ऑलवेज अपोजेस चेंज इन करंट अक्रॉस इट। इसी तरीके से कैपेसिटर के बारे में लिखिएगा, कैपेसिटर, अभी कैपेसिटर लिख रहे हैं क्या, हाँ, तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप नोट करके यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिएगा इसके नीचे कि कैपेसिटर ऑलवेज अपोजेस चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस इट, कैपेसिटर ऑलवेज अपोजेस चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस इट, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए और ये रिलेशन भी मालूम होना चाहिए। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस इट, जैसे मैंने बताया है जो कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट है वो उसकी चेंज इन वोल्टेज के क्रॉस डिपेंड करता है, इंडक्टर में वही वोल्टेज चेंज इन करंट के क्रॉस डिपेंड करता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ से कैपेसिटेंस आया, एक कैपेसिटेंस का और रिलेशन होता है चार्ज और वोल्टेज के टर्म में, जैसे कि हम जानते हैं कैपेसिटर जो चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है, ये हमें जानना चाहिए, ठीक है, ये भी रिलेशन लिख लेगा, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, C क्या होता है यहाँ पे कैपेसिटेंस, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, दो रिलेशन Q इक्वल टू CV और यहाँ पे I इज इक्वल टू C dV बाई dt, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि भाई किस तरीके से रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस होता है, क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से इसको हम देखते हैं, क्या चीज़ होती है, ये सब एलिमेंट्स, ये सब नेटवर्क एलिमेंट्स आते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब नेटवर्क एलिमेंट्स में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक लॉ पढ़ते हैं जो कि ओम्स लॉ आती है, चलिए पढ़ते हैं उसको, बहुत बेहतरीन लॉ है और ओम्स लॉ को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसको हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा जानते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ओम्स लॉ, हम दो केस में पढ़ने वाले हैं। पहला फील्ड थ्योरी, दूसरा सर्किट थ्योरी। जो फील्ड थ्योरी है मेरा जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वगैरह है वहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे हम मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम आगे काम करते हैं। तो ये जनरली जैसे EMFT एक सब्जेक्ट होता है आप लोगों में, तो उस तरह की चीज़ों में अप्लाई होता है और सर्किट थ्योरी नेटवर्क वगैरह में अप्लाई होता है, ठीक है। तो दोनों का हम ओम्स लॉ बताते हैं। सबसे पहले हम फील्ड थ्योरी का बताते हैं। जो फील्ड थ्योरी का ओम्स लॉ है वो क्या कहता है कि जे जो मेरा करंट डेंसिटी है इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। सो ये जो मेरा जे है, जो मेरा जे है वो मेरा क्या है, ये मेरा है आपका करंट डेंसिटी, राइट। ये जो E है ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये जो मेरा सिग्मा है ये है कंडक्टिविटी, ठीक है। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इसे कंडक्टिविटी कहते हैं, एक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, एक को करंट डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। दूसरी ओर अगर हम फील्ड थ्योरी की, सर्किट थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे जो ओम्स लॉ होता है वो V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। हमने रेजिस्टेंस में भी पढ़ा था, V इक्वल टू IR होता है, जहाँ पे V इक्वल टू वोल्टेज होता है, I करंट होता है, R रेजिस्टेंस होता है जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी ये दोनों लॉ वैलिड है। ओम्स लॉ नोट कर लीजिएगा, ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, व्हेन प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट।
सो इस केस में मेरा ओम्स लॉ फॉलो करेगा, नहीं तो फॉलो नहीं करेगा। इसलिए हमेशा ओम्स लॉ आइडियल माना जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस करता है। इन द केस ऑफ ओम्स लॉ, इन द केस ऑफ ओम्स लॉ अगर हम ग्राफ बनाते हैं, इन द केस ऑफ ओम्स लॉ अगर हम करंट और वोल्टेज के बीच का जो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं इन केस ऑफ सर्किट थ्योरी, तो देखेंगे जो ग्राफ है मेरा वो एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रहा था, ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, राइट। इन केस ऑफ ओम्स लॉ प्रोवाइडेड द टेम्परेचर बीइंग रिमेन कांस्टेंट, इस केस में मेरा स्ट्रेट लाइन वोल्टेज वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक, आगे लिख लीजिएगा। स्ट्रेट लाइन को कहते हैं लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं, लीनियर ग्राफ। इसी तरीके से अगर इसका भी हम ड्रॉ करें कैपिटल ई और जे के बीच में, ये भी लीनियर आएगा, ठीक है, ये भी लीनियर आएगा। मतलब कि एक और पॉइंट आप डाल लीजिए कि इन ओम्स लॉ वी आई कैरेक्टरिस्टिक, इन ओम्स लॉ वी आई कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज लीनियर provided the temperature of the environment या temperatures of the surrounding should remain constant। क्योंकि क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज होने से ये कंडक्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों बदल जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा कुछ टर्मिनोलॉजी, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, वहां पे मैं डिटेल से बताऊंगा। इतना ओम्स लॉ में आप लिख लीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैंने ओम्स लॉ तक पूरा कर दिया है। अब क्या है, कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं मेरे को, कुछ क्वेश्चंस लगवाऊंगा, फिर आपसे नेटवर्क इक्वेशन यानी केसीएल केवीएल के बारे में डिस्कशन शुरू करूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये पार्ट 1 है जहां पे मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। तो ये आपको एकदम रिवाइज करेगा क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, ये मैं वीडियो यहीं पर एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट कल जो है मेरा पार्ट 2 आएगा जहाँ पे केसीएल केवीएल और बहुत सारे डिस्कशन करूँगा और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोग बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइबर है तो प्लीज नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंजीनियर शुभम माथुर को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन बना है वो उसको जाके प्रेस कीजिए प्लीज, और जिससे मेरे रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ये जो मैं नेटवर्क का बेसिक नेटवर्क शुरू किया हूँ सभी के लिए है, सभी ब्रांच के लिए है, क्योंकि उनको जो फर्स्ट ईयर में उनके लिए तो है, क्योंकि उनको ये समझ में अच्छे से आता नहीं है। तो और दूसरा चीज़ क्या है कि जितने भी सेकंड ईयर में है, जितने थर्ड ईयर में है, जितने फोर्थ ईयर में, उनको भी बहुत सारे डाउट रहते हैं इलेक्ट्रिक मशीन नेटवर्क वगैरह करने में, ठीक है। तो उनके लिए भी ये है। तो आप लोग प्लीज़ आके ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कीजिए, जिससे और लोगों तक ये सारी बेसिक चीज़ें पहुंच सके। बेसिक चीज़ें कहीं नहीं पढ़ाई जाती है, आपको ही पढ़ना रहेगा। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि बेसिक चीज़ें एकदम बताते होंगे, आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाता। क्लियर हो पाते तो सभी गिट निकाल देते अच्छे रैंक से, ठीक है। तो आपके डाउट क्लियर होने चाहिए, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा पूरी तरीके से डाउट क्लियर करने में, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप जितने भी कॉन्सेप्ट बताएं सब प्रिपेयर करते रहिए, और जब मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा आप बनाइएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।